स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर और मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा। दोस्तों, कल्पना कीजिए सुबह के 8:40 हो रहे हैं, 9 बजे आपको ऑफिस या कॉलेज पहुंचना है और अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचे तो बॉस की डांट पड़ सकती है, सैलरी कट सकती है या प्रोफेसर नाराज हो सकता है। आप पसीने से तरबतर हो, मोबाइल स्क्रीन पर रैपिडो, ओला या उबर खोलते हैं कि बाइक टैक्सी को बुक कर लिया जाए, लेकिन स्क्रीन पर दिखता है नो बाइक्स अवेलेबल या सर्विस सस्पेंडेड। आप झुंझला जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह कोई मामूली ऐप ग्लिच नहीं है। इसके पीछे की कहानी आपके होश उड़ा देगी। जिस बाइक टैक्सी से आप 40-50 रुपए में ट्रैफिक को चीरते हुए सीधे दफ्तर, कॉलेज या यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं, सरकार अब उसे गैर कानूनी घोषित करने की तैयारी में है। मामला सिर्फ चालान काटने तक नहीं रह गया है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में ओला, उबर और रैपिडो जैसे अरबों डॉलर की कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो क्या भारत में अब अगर हम देखें, सस्ती मोबिलिटी यानी कि अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट अब समाप्त होने वाला है, इसका जनाजा निकलने वाला है? क्या लाखों बेरोजगार युवा जो पार्ट टाइम बाइक चलाकर अपना घर चलाते थे, वे रातों रात सड़क पर आ जाएंगे? और क्या तकनीकी इनोवेशन को हमारे पुराने सड़ चुके परमिट सिस्टम की बलि चढ़ा दिया जाएगा? दोस्तों, आज इस पूरे मुद्दे का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको कानून, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ इसके पीछे के हिडन गेम को भी समझाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइमलाइन को समझते हैं और फैक्ट्स को समझते हैं। मुद्दा क्या है? देखिए, अचानक ऐसा क्या हुआ कि महाराष्ट्र सरकार इन टेक जायंट्स के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है? मुद्दा सीधा है। महाराष्ट्र परिवहन विभाग जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसका कहना यह है कि ये कंपनियां बिना किसी वैलिड कॉमर्शियल लाइसेंस के या स्पष्ट कानूनी ढांचे के धड़ल्ले से प्राइवेट नंबर प्लेट वाली बाइक्स पर उनका इस्तेमाल करते हुए टैक्सी के रूप में पैसा कमा रही हैं। सरकार का सीधा और दो टूक संदेश यह है कि आप सिलिकॉन वैली की तर्ज पर बनी अरबों डॉलर की टेक कंपनी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप भारत के परिवहन कानूनों को अनदेखा करेंगे या आप उससे ऊपर हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक बड़ा विरोधाभास भी समझिएगा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वे इन इनोवेशंस को क्रिमिनल के दायरे में लाकर खड़ा कर रही हैं। क्यों? इसको समझने के लिए हमें 3 प्रमुख कारणों को समझना होगा। सबसे पहला डायमेंशन है वह है एक कानून का धुंधलका है। देखिए, भारत का मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 का, और इस एक्ट को जब आप देखेंगे तो वहां पर कानून बनाया गया था कि कैसे गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां किस कैटेगरी में चलेंगी। लेकिन जब यह कानून बना था 1988 का दौर याद कीजिए, उस समय ना स्मार्टफोन थे, ना ऐप बेस्ड एग्रीगेटर हुआ करते थे। कानूनन कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए पीली नंबर प्लेट, जिसके लिए कॉमर्शियल लाइसेंस लेना होता है, वो चलती थी। अब दुविधा देखिए, क्या एक आम आदमी अपनी निजी बाइक जो सफ़ेद नंबर प्लेट वाली है, उसका इस्तेमाल पार्ट टाइम कमाई के लिए कर सकता है या नहीं? इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा, अगर बाइक का एक्सीडेंट हो जाए तो पैसेंजर को इंश्योरेंस कौन देगा? कंपनी देगी या फिर बाइक मालिक देगा? इस पर भी स्पष्टीकरण नहीं है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इसका भी स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई नेशनल बाइक टैक्सी पॉलिसी है ही नहीं। इसीलिए हर राज्य अपनी मर्जी का मालिक है। कोई अनुमति देता है, कोई बैन लगाता है, कोई बैन लगाने की धमकी देता है और कोई बीच में मामले को लटकाए रखता है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग एटीट्यूड है। तो दोस्तों, यहां पर लड़ाई जो है ना, ये तो कानूनी मुद्दा हुआ, लेकिन केवल कानूनी है नहीं। यहां पर जो मुद्दा है वहां उसमें एक बड़ा कोर इश्यू है, और वो है वोट बैंक और इकोनॉमिक्स का। पारंपरिक ऑटो आपने देखा होगा, मुंबई में जो काली पीली टैक्सी यूनियंस का जो मामला आपने देखा होगा, ये इनका बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख हुआ करता है। इनका आरोप है कि जब से बाइक टैक्सी आई हैं, तब से उनका धंधा हो गया है चौपट। अब तर्क समझिए, एक ऑटो का मिनिमम फेयर जो है 100 से 150 रुपए होगा।
वहीं बाइक टैक्सी आपको 50 रुपए में छोड़ देती है। तो उपभोक्ता किसे चुनेगा? उपभोक्ता जाहिर है बाइक टैक्सी को चुनेगा। अब जब ऑटो वालों की कमाई घटी, टैक्सी वालों की कमाई घटी, तो उन्होंने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। और चूंकि इनका पॉलिटिकल लॉबिंग बहुत मजबूत है, पुराने समय से ये काम कर रही हैं, तो सरकार कभी भी और कोई भी सरकार इतनी बड़ी यूनियंस को नाराज नहीं करना चाहती। सीधी बात अगर मैं कहूं तो कंज्यूमर बेनिफिट्स को पॉलिटिकल प्रेशर के आगे घुटने टेकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब महत्वपूर्ण रूप से इस विवाद के उस संवेदनशील पहलू को समझिए जिसको इग्नोर कर रही है सरकार, और वह है हमारे गिग वर्कर्स। दोस्तों, भारत इस समय एक जॉबलेस ग्रोथ के दौर में गुजर रहा है। बेरोजगारी एक गंभीर संकट है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है और अपना घर चलाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आज लाखों युवा, चाहे वे कॉलेज के छात्र हों या फिर ग्रेजुएट्स, बेरोजगार ग्रेजुएट्स, कॉलेज के छात्र अपनी फीस भरने के लिए, अपने रूटीन खर्चों के लिए, बेरोजगार ग्रेजुएट्स इन एग्रीगेटर कंपनियों के पास गिग वर्कर के तौर पर जुड़ जाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार बाइक टैक्सी इत्यादि चलाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब अगर सरकार पूरी तरीके से क्रैकडाउन करती है तो चोट केवल ओला, उबर और रैपिडो के मुनाफे पर नहीं लगने वाली, सीधा प्रहार उन गरीब और मध्यम वर्गीय राइडर पर भी होगा, उनके घर के चूल्हे पर भी होगा, जिनकी आजीविका इस डेली अर्निंग से चलती है। और यह सबसे मानवीय पहलू है। अब देखिए, केवल महाराष्ट्र में 15 लाख रैपिडो राइडर्स हैं और 50 लाख से ज़्यादा कुल गिग वर्कर्स हैं जो ओला, उबर और रैपिडो को मिलकर चलते हैं। अगर आप एक ऐप बंद कर देंगे, ये ऐप बंद कर देंगे, तो इन सारे लोगों के परिवारों का क्या होगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। लेकिन हर सिक्के का दो पहलू होता है और इसके दूसरे पहलू को समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्या सरकार पूरी तरह से विलेन है? जवाब है नहीं। सरकार की कुछ चिंताएं 100% जायज है, जैसे कि महिला सुरक्षा। कैब में जीपीएस ट्रैकिंग होती है और पैनिक बटन होते हैं। बाइक टैक्सी में पीछे बैठी हुई महिला यात्री की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? राइडर का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितना पुख्ता है, इसकी कैसे जानकारी होगी? दूसरा, दुर्घटना यदि होती है तो जवाबदेही किसकी होगी? भारत जो है वो सड़क दुर्घटनाओं का वर्ल्ड कैपिटल है। अब अगर बाइक टैक्सी का एक्सीडेंट होता है तो पीड़ित परिवार कोर्ट के चक्कर काटेगा या फिर कंपनियों के चक्कर काटेगा? इसकी कानूनी जवाबदेही तय होना निसंदेह अनिवार्य है। अब अगर हम देखें तो हमें दुनिया के मॉडल्स भी देखने चाहिए, पूरी दुनिया में क्या होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें गोजैक की बात करें, इंडोनेशिया में है। इसी प्रकार वियतनाम और थाईलैंड की बात करें तो वहाँ पर बाइक टैक्सीज वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। वहाँ पर इन्हें बाकायदा रेगुलेट किया जाता है, बैन नहीं किया जाता। दूसरी तरफ यूरोपीय देश हैं जहाँ पर नियमों को इतना सख्त कर दिया गया है कि बिना कड़े कंप्लायंस के आप गाड़ी सड़क पर उतार भी नहीं सकते। अगर आप बात करें तो यहां पर अलग अलग रास्ते अपनाए गए हैं, अलग अलग मॉडल्स में। अब भारत को यह तय करना है कि वह यूरोपीय मॉडल अपनाना चाहता है या फिर वह जाना चाहता है इंडोनेशिया के मॉडल पर। यहां पर तीसरा रास्ता भी है कि क्या भारत कोई बीच का रास्ता अपनाएगा क्या? देखिए, मेरे नज़रिए से पूछा जाए तो मेरा निष्कर्ष बहुत साफ है कि भारत में बाइक टैक्सीज पूरी तरीके से बैन होंगी या नहीं होंगी, तो मेरा विश्लेषण बिल्कुल क्लियर है कि मुकम्मल बैन असंभव है, क्योंकि देश का अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर है। ना हर जगह मेट्रो पहुंची है, ना बसें समय पर आती हैं। ऑटो और ई रिक्शा की हालत आप देख ही रहे हैं। तो जनता को इसकी ज़रूरत है, इन बाइक टैक्सीज की ज़रूरत है और युवाओं को ज़रूरत है रोजगार की। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्री रन, जो फ्री एक्सपेंशन एरा है, उसका अंत निश्चित तौर पर होगा। अब सरकार को सख्त रेगुलेशंस लाने ही होंगे, जैसे कि राइडर का अनिवार्य कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, थर्ड पार्टी स्पेशल इंश्योरेंस का प्रावधान होना चाहिए और इस पूरे के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस भी बहुत बेहतर होना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी कहानी का जो सबसे दुखद पहलू है वह समझिएगा, वह दुखद पहलू है नीतिगत अनिश्चितता का। भारत एक पुराने ढर्रे पर चलता है जहां पर पहले इनोवेशन आता है, फिर सरकार सोती रहती है। जब वो सेक्टर बड़ा हो जाता है तो सरकार अचानक जागकर डंडा चलाने लगती है।
क्रिप्टो के केस में आप ध्यान कीजिएगा यही हुआ था, एडटेक में यही हुआ, ऑनलाइन गेमिंग के केस में यही हुआ, और अब यही तमाशा बाइक टैक्सीज के साथ हो रहा है। दोस्तों, अंत में सवाल मैं आपके लिए भी एक छोड़कर जा रहा हूं, सोचिएगा जरूर और जवाब भी दीजिएगा कि यह लड़ाई ओला, उबर और रैपिडो की है ही नहीं। सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम नए जमाने के इनोवेशन को कुचल देना चाहता है, और अगर कल ये बाइक टैक्सीज बंद हो गई और तो सबसे बड़ा नुकसान होगा किसका? उन अरबपतियों का जो टेक कंपनीज चला रहे हैं, या फिर उस आम आदमी का जो धूप और धूल से बचने के लिए रोज 50 रुपए बचाने के चक्कर में बाइक टैक्सी अफोर्ड करता है और बुक करता है? और उन बाइक टैक्सी वालों का यह सबसे बड़ा नुकसान होगा जिन्होंने अपनी आजीविका के एक समर्थन के लिए इस काम को चुना है। अपनी राय कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, क्योंकि यह मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही संवेदनशील है। आपकी राय का इंतजार रहेगा, और यह भी बताइएगा कि क्या आपके शहर में बाइक टैक्सी चालू रहनी चाहिए या फिर इस पर बैन लगा देना चाहिए। तर्कों के साथ अपनी बात रखिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, तो वे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 20 मई से। 20 मई से जो बैच शुरू हो रहे हैं उनमें आपको 18 बुक का सेट मिलेगा, रेगुलर क्लासेस मिलेगी, मेंटोरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और ये 2027, 28 और 29 के अलग अलग बैचेस होंगे। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। उसको जरूर देखिएगा, और कोर्स को ज्वाइन करने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के हर एक कोर्स पर दिलाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।